खान हवेली में उस वक्त सना बेगम के भाई और भाभियां आए हुए थे। मर्दान खाने में बैठे उनके भाइयों ने दुरिया और दरख्शां के रिश्ते की बात छेड़ दी थी। सना बेगम की खुशी का कोई ठिकाना ना था। घर में बाकी लोगों की शादियां और खुशियां देखते उनको अपने बच्चों की भी फिक्र सताने लगी थी। आगा जान खामोश बैठे थे। लड़के दोनों डॉक्टर थे। रिश्ता तो अच्छा था मगर गैर खानदान। खानजादा ने खान जवार से इशारतन मर्जी पूछी। वो भी इन रिश्तों पर रजामंद नजर आ रहे थे। अभी बात चल रही थी जब मर्दान खाने में खान यावर तेजी से दाखिल हुआ। जरा रुककर सबको सलाम किया। चेहरा अजहद सुर्ख हो रहा था। दावर और खानजादा चौंके। वो तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा था। खानजादा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो उठकर उसके पीछे हुआ। क्या हुआ लाला, कोई बात हुई है? वो अलमारी छान रहा था जब खानजादा ने नरमी से पूछा। आज ये राहिम खटक मेरे हाथों मरेगा, कत्ल कर डालूंगा मैं उसका। यावर पिस्टल निकालकर दरुस्तगी से बोला, 1 मिनट। क्यों, क्या हुआ? ठहरे जरा आप। खानजादा घबरा कर आगे बढ़ता उसे रोकने लगा। कमरे में उस वक्त खान दावर भी दाखिल हुए थे। हद से बढ़ रहे हैं वो लोग, हर बार जाने दें क्या उन्हें हम? यावर गुस्से से बोल रहा था। खान दावर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। मुझ पर या किसी पर भी उन्होंने हमला नहीं किया। ये काम खटक हवेली वालों का नहीं है लाला। खानजादा ने उसे रोक कर समझाया। यावर भड़का हुआ था। दुश्मनी में भूल रहे हो कि मामू का बेटा है वो तुम्हारा, हम नाना साहब से भी नहीं मिलते। दुश्मनी में भूल रहे हो, मामू का बेटा है वो हमारे, तुम नाना साहब से भी नहीं मिलते। यावर, मोरे का सोचा है कभी कैसा लगता होगा? तुम्हारी इस नफरत से उन्हें बहुत दुख होता है। हदीर कह रहा है ना ये उनका काम नहीं है। दावर ने उसे ठंडा करना चाहा। वो खुद बोला ऐसा, अपने मुंह से माना था उस दिन भी। यावर दबा दबा चिल्लाया। बाहर मेहमान बैठे थे वरना वो जब्त नहीं कर पा रहा था। वो तब का हवाला दे रहा था जब हाकिम खटम खानजादा से मिलने के लिए आए थे और राहिम के साथ बैठे हुए थे और राहिम उनके साथ था। मिलने आए हो देखने के लिए कि तुम्हारी प्लानिंग नाकाम क्यों हो गई? तुम लोगों ने तो मारना चाहा था, वो बच गया। यावर ने तुर्श लहजे में उनके साथ आए अपने मामूजाद राहिम खटक को गुस्से से कहा था। हाँ, यही देखने आया था। इस बार बच गया तुम्हारा भाई, अगली बार नहीं बचेगा। राहिम भी जवान खून था। बेवजह इल्ज़ाम पर भड़क कर जवाब में बोला था। तब भी खानजादा ने दरमियान में आकर उनके दरमियान की सर्द जंग को ख़त्म किया था। आज फिर वही बात थी। आपने बगैर सबूत उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया इसलिए वो ऐसे बोले थे। गुस्सा आ गया था उनको भी। मैं जानता हूँ ना मुझ पर हमला खटक खानदान ने नहीं किया। खानजादा उसके हाथ से पिस्टल छीनकर गुस्से से बोला, पागल नहीं हूँ मैं। वो हमले करके दीदा दलेरी से यहाँ आ जाते हैं तमाशा देखने, मुंह से इकरार करते हैं और मैं फिर भी बुज़दिलों की तरह बैठा रहूं? यावर ने ताज से कहा। यार नाना है वो हमारे। दावर उसके जज्बातीपन पर बोलता सर पकड़ बैठा। और अगर वो नाना मेरे छोटे भाई को मरवा कर हमें सरदारी देना चाहेंगे तो कोई रिश्ता नहीं रहेगा फिर हमारा उनसे। यार नहीं चाहिए जायदाद और ऊंचा रुतबा, हदीर जान है मेरी, उसे कुछ हो जाता तो? यावर सिसक पड़ा था। हवेली वालों के इन शकूक शुबहात ने उसके दिमाग में घर कर लिया था। पागलपन में वो किसी पर यकीन नहीं कर पा रहा था। खानजादा ने गहरा सांस भरकर पिस्टल पीछे किया। कुछ बोलना चाहा मगर यावर तेजी से वहां से निकल कर चला गया। पागल हो गया, देखता हूँ मैं इसको। तुम जाकर मेहमानों में बैठो, आगा जान से कहो हाँ कर दें, अच्छे रिश्ते हैं, सबसे बढ़कर चाचू और चची खुश हैं। दावर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो वो सर हिला गया। यावर की फिक्र सता रही थी अब उसे। खान दावर वहां से निकलकर यावर के पीछे चला गया। वो गहरा सांस भरकर मेहमानों के पास जा बैठा। आगा जान को समझाकर हाँ करवाई और बात आगे की तय करने लगे। खान यूसुफ डायरेक्ट शादी करना चाहते थे मगर खान जवार उनकी पढ़ाई को लेकर मुतजब्जब थे। पल वशे के निकाह में फिलहाल उनकी मंगनी होना करार पाई थी। यावर अपने कमरे में बंद हो चुका था मगर खानजादा को इत्मीनान था वो कहीं नहीं गया, ये जाने बगैर कि खान यावर का जज्बातीपन उनकी जिंदगी में अब कैसा तूफान बर्पा करने वाला था। उस वक्त उन सबके जाते ही कितनी देर तक वो लाउंज में बैठा रहा। दिन गुजर गया था, शाम ढल रही थी। खानजादा की कॉल्स वक्फा वक्फा से आ रही थी। वो जानता था वो अब मनाएगा और पुरवा का ख्याल रखने की हिदायत देगा। उसने मोबाइल उठाकर स्क्रीन देखी। उस रात दीवार पर मारने से स्क्रीन का ग्लास बुरी तरह टूट चुका था। ठीक है आपकी लाडली, मुझसे अभी बात मत करें। वो कॉल अटेंड करके नाराज़गी से बोला, ईसा बहुत नाराज़ हो क्या? वो नरमी से बोला तो ईसा का जी चाहा सब नाराज़गी भुला दे। क्या नहीं होना चाहिए? मैंने किसी से कमिटमेंट की हुई थी, मेरी ज़ुबान की और मेरी मर्ज़ी की आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है ना? वो खफगी से बोल रहा था। खानजादा ने गहरा सांस भरकर उसे सुना और मुख्तसरन उसे सारा मसला बताया।
मूसा पहले बता देता तो मैं कुछ कर लेता, तब यही आखिरी हल था मेरे पास। मैं खुद परेशान हूँ, प्रिहान को पता चला तो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और उसे बताने के लिए मुझे मुनासिब अल्फाज तक नहीं मिल रहे। अपसेट हो जाएगी। अभी तो पूर्वा से बात नहीं हो रही ना उसकी, वो कॉल रिसीव नहीं कर रही बिल्कुल। प्लीज़ ईसा, ख्याल रखना उसका। वो नर्म लहजे में अपनी मजबूरी बताता ईसा को झुंझलाने पर मजबूर कर रहा था। ख्याल वगैरह नहीं रख सकता, हाँ उसे सेव रखूँगा और जल्द इस बात का कोई हल ढूंढे। मैं उस खामोशी से उसे छोड़ दूंगा, सारी ज़िंदगी रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो चाइल्डिश है और मेरे टाइप की तो बिल्कुल नहीं, सो प्लीज़ डू समथिंग। ईसा बेजारी से बोलता चला गया। खानज़ादा चुप होकर रह गया। निकाह ज़बरदस्ती करवा लिया था मगर उसे कबूल करने पर ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकता था वो उसे। ओके, जैसा तुम चाहो, कोई और इंतज़ाम होने तक उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। उसने वार्निंग दी तो ईसा ने कॉल काटकर मोबाइल टेबल पर पटका। जबड़े भींचे जब्त करता रहा। सामने टेबल पर सामान बिखरा हुआ था, पिज़्ज़ा के खाली डब्बे और उनमें बचे कुछ स्लाइस, इस्तेमालशुदा बर्तन। उसने रुख फेर कर उस कमरे की तरफ देखा जहाँ पूर्वा तब से ही बंद थी। दरवाजे के पास बाहर कांच बिखरा हुआ था। इस सब फैलावे से उसका सर दर्द करने लगा। उठकर दरवाजे तक जा पहुंचा, बदलिहाजी से दरवाज़ा बजाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो वो सामने खड़ी थी। ईसा ने तनकीदी नज़रों से उसका जायज़ा लिया। अभी तक वही लिबास पहना हुआ था, जीन्स पर फ्रॉक, स्वेटर के बटन्स लापरवाही से खुले हुए थे, पैरों में चप्पल थे और बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। सुता हुआ चेहरा, सूजी हुई गुलाबी आंखें बता रही थी बहुत देर रोती रही है। उसके खामोशी से जायज़ा लेने पर पूर्वा ने सर उठाकर सवालिया नज़रों से उसे देखा। जाओ चेंज करो, अपना हुलिया बेहतर करो और बाहर आओ, बात करनी है तुमसे। वो नागवारी से उसका हुलिया देखकर हिदायत देकर पलटा। बाहर टेबल पर पड़ा पिज़्ज़े के डब्बों में से अपना डब्बा उठाया। उसने 3 स्लाइस पहले साइड पर कर लिए थे। जाकर ओवन में गर्म किए और अपने लिए कॉफ़ी बनाकर बाहर आया। अभी सोफे पर बैठे कुछ ही देर हुई थी कि वो निकल कर लाउंज में आई। पहले से बेहतर हुलिये में थी। डार्क ब्लू जीन्स पर ब्राउन मोटी टी शर्ट पहनी थी जो घुटनों तक आती, काफ़ी खुली थी। बाल ब्रश किए हुए थे, चेहरा नम था, शॉल जैसे तैसे कंधों पर डाल रखी थी। ईसा ने खामोशी से पिज़्ज़ा की प्लेट और कुछ केचप उसके सामने डाल कर रखा। वो बिना उसकी तरफ देखे बैठी रही। खाओ ये, और मेरे पास रहने के लिए कुछ ज़रूरी बातें याद रखना। अब तुम, मेरा कोई भी गेस्ट आए कमरे से मत निकलना। यहाँ की सब सफाई भी तुम करोगे और बर्तन भी धोने पड़ेंगे। खाना मेरे ज़िम्मे है, बाकी काम अपने खुद करने होंगे। वो संजीदगी से बोलता रुक कर उसे देखने लगा। वो सर डाले बैठी रही। ईसा ने लब भींचे। खाओ अब या मैं खुद खिलाऊं तुम्हें? कटीले लहजे में कहते हुए प्लेट की जानिब उसने इशारा किया। नहीं खाना। वो 2 लफ्ज़ बोली, आवाज़ भर्रा गई थी। ऐसी बेकदरी और ज़िल्लत तो कभी नहीं देखी थी उसने। उसे बहुत प्यार से रखा जाता था। प्रिहान 2-3 साल बड़ी थी फिर भी उसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। मूसा ने भी ऐसे ही ख्याल रखा था। सामने बैठा अकड़ू मुसलसल गुस्सा कर रहा था उस पर। क्यों नहीं खाना? फरमाइशी प्रोग्राम शुरू करने का सोचना भी मत। ना मुझे खाना बनाना आता है और ना तुम इस काबिल लग रही हो कि कुछ बना कर दे सको मुझे। तो जो भी है वही खाना पड़ेगा चुपचाप। वो फिर से सख्त लहजे में बोला था। मैं बचा हुआ नहीं खाती और आपने मुझे ग्लास मारा ज़ोर से। मुझे प्यास लगी थी, मैं अभी तक पानी पिए बगैर पड़ी रही। आप बुरे इंसान हैं, मैं आपसे कुछ भी लेकर नहीं खाऊंगी। वो मुठियाँ भींचती रोते हुए बोलती चली गई। ईसा हैरत से उसे देखने लगा। तो फिर क्या करोगी? खुद बना कर खाओगी? कौन ला कर देगा तुम्हें खाना? ग्लास दीवार पर मारा था, तुम्हें लगा तो नहीं था ना? तो फिर इस ड्रामे की वजह? माथे पर बल डालकर सवाल करने लगा वो रोते हुए कांप रही थी। वो नहीं जान पाया ऐसा सर्दी से था या गुस्से से। मुझे अपनी आनी के पास जाना है, आपके साथ नहीं रहूंगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो आंखें रगड़ती सिसक कर बोली। ईसा ने खामोशी से उसे देखा। शायद वो कुछ ज़्यादा गलत कर गया था। उसे गिल्ट होने लगा मगर जाहिर नहीं किया। तुम यहाँ से नहीं जा सकती अब, खाओ अब ये। इस बार वो लहजा सख्त नहीं रख पाया। नहीं खाऊंगी, बचा हुआ नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं खुद चली जाऊंगी। वो रोते हुए बोलती उठकर जाने लगी तो ईसा का दिमाग भग से उड़ा। उसे वो कोई बेचारी लगी थी, उसमें तो अच्छी खासी अकड़ थी। ये बचा हुआ नहीं है, मैंने पहले स्लाइस साइड पर कर लिए थे तुम्हारे लिए, गर्म करके लाया हूँ अब, साफ है बिल्कुल। बेसाख्ता उसका हाथ थाम कर रोकते हुए उसने वजाहत दी और उसे वापस बिठाकर प्लेट उसके सामने की। नहीं चाहिए। इस बार उसकी आवाज़ ऊंची थी, चीखी थी वो। ईसा का जब्त जवाब देने लगा। इतना नखरा वो कब किसी का उठाता था? उसने तो आज तक बस नखरे दिखाए थे। चुप, बिल्कुल चुप, आवाज़ ना आए अब तुम्हारी। वो धाड़ कर बोला तो पूर्वा सहम कर रह गई। भीगी आंखों से उसे तकती साकित सी बैठ गई मगर अब भी प्लेट की तरफ नहीं देखा था उसने। ईसा ने जिद चोकर उसकी अकड़ देखी और मोबाइल पर पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगा। मासूम शक्ल और ढिठाई देखो इसकी। बुड़बुड़ाते हुए मोबाइल एक तरफ रखा, सर उठाकर देखा तो वो होंठ लटकाए आवाज़ दबाकर रोती।
अब भी उसे सहमी हुई नज़रों से देख रही थी। उठकर किचन में गया, पानी का ग्लास लाकर उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वो पानी लेने को भी तैयार न थी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? नखरे क्यों दिखा रही हो? मजबूरी तुम्हारी है, मेरी नहीं। पानी पियो अब। ज़िद जोते हुए वो बोला और ग्लास मजीद उसके करीब किया। आपने मुझे मारा और डांटा भी। वो इसी गम से ही नहीं निकल पा रही थी। वो गुस्सा करके भी पछताया था। ओके, आई एम सॉरी, मैंने गलत किया, ये लो अब पानी पियो। नरमी से कहकर पानी का ग्लास उसके होंठों से लगाया तो वो दोनों हाथों से ग्लास पकड़ती घटाघट पूरा ग्लास ही पी गई। और चाहिए? अभी वो सोफे पर टिकने ही लगा था कि वो ग्लास उसकी तरफ बढ़ाकर बोली। ईसा को तो सदमा ही लग गया। वो उसे मुलाजिम समझ रही थी क्या? ये तुम मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओगी तुम, नाकारा लड़की। वो दांत पीसकर बोलता ग्लास छीनने के अंदाज से लेता वापस किचन में गया और पानी डाल लाया। कुछ देर तक पिज़्ज़ा भी डिलीवर हो चुका था। पेमेंट करके वो अंदर आया और उसके सामने डब्बा पटका। पूर्वा इस बार बिना पैकिंग खोलकर सुकून से खाने लगी। क्या वकार था। डर भी रही थी, रोई भी, मगर नाराज़गी दिखाकर ताज़ा पिज़्ज़ा ही लेकर खाया। वो जान गया था कि अजाब मोल ले लिया है उसने अपने गले। तुम्हारी बहन कॉल कर रही है, बात क्यों नहीं कर रही हो? उसने सवाल किया तो वो मुंह भरकर उसे देखने लगी। मेरा मोबाइल मूसा भाई के घर रह गया, आहिस्तगी से बताया। ईसा ने नोट किया कि उसकी आवाज़ बहुत धीमी और नर्म थी, मगर चीखती थी तो कान दुखा देती थी। अच्छा है, मोबाइल के बगैर ही रहो। ईसा सर झटक कर बुड़बुड़ाया। आवाज़ इतनी हल्की थी कि वो सुन ना सके। अब ये सब साफ करके ही सोना, हिदायत देते हुए उसने लहजा धीमा रखा। कौन जाने ऊंची आवाज़ पर फिर मुंह सुजा ले और सफाई भी उसे ही करनी पड़ जाए। बददिली से उठकर वो अपने कमरे में बंद हुआ। उसकी मजबूरी ये थी कि खानज़ादा ने जिम्मेदारी सौंपी थी, वरना वो उसे भूखा रखकर सबक सिखा देता। बाहर बैठी पूर्वा ने पेट भरकर खाना खाया, बाकी बचा हुआ जाकर फ्रिज में रखा। ईसा ने जो प्लेट में स्लाइस रखे थे वो भी फ्रिज में रख दिए। बाहर आकर सब बिखरा हुआ सामान देखती रूहान सी हुई। जैसे तैसे हिम्मत करके सब समेटा। किचन में बर्तन रखे तो याद आया वो बर्तन धोने का हुक्म भी दे चुका है। निहायत मजलूमियत से रोते रोते गिनकर 4 से 5 प्लेट्स और एक मग धोए और साइड पर रखे स्टैंड पर लगाती बाहर आई। दरवाजे के आगे बड़ा कांच देखकर डरते डरते झुकी और उठाने लगी। कांच मुलायम हाथ की जिल्द में खुप सा गया। उसकी जोरदार चीख की आवाज़ गूंजी। खुशबुओं में बसा ईसा जब अपनी गाड़ी की चाबी उठाने बाहर जाने की तैयारी में था, चीख की आवाज़ पर भागकर बाहर निकला। सामने वो खून से भरा हाथ लिए चीख चीख कर रो रही थी। ईसा के कान उसकी चीखती आवाज़ पर सुन्न होने लगे थे। क्या कर रही हो पागल इंसान, चीखना तो बंद करो पहले। उसके पास पहुंचकर झुकते हुए उसकी कलाई से थामकर उसने खुद की तरफ उसे खींचा और सोफे पर जा बिठाया। उसके मना करने पर अब वो आवाज़ दबा कर रो रही थी। ईसा किचन से फर्स्ट एड बॉक्स लाया और टेबल पर खोल कर रखते कॉटन से उसका हाथ साफ करने लगा। पूरा हाथ साफ करके देखा तो सिर्फ उंगली पर गहरा मगर छोटा सा कट था। उसने शर्म दिलाती नज़रों से पूर्वा को घूरा, जो इतने से कट पर इतना ज़्यादा चीखी थी। आपने मुझे वो ग्लास मारा था और वो फिर से उसी गम में मुब्तला हो रही थी। ईसा का जी चाहा दो लगाए और चुप करवा दे उसे। मुझे लगता है तकाफ में बैठकर अपने इस जुर्म की माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो तुम्हें ग्लास मार कर किया था। एक बार दीवार में ग्लास मारा और 10 बार जता चुकी हो। चुप करके बैठ जाओ, अब गुस्सा मत दिलाओ मुझे। वो गुस्से से बोला तो पूर्वा निचला होंठ दांतों तले दबा गई। शायद वो बर्तन धोकर आई थी, उसके हाथ गीले और यक ठंडे हो रहे थे, इसलिए भी जख्म ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। ईसा ने बैंडेज करके उसके हाथों को अपने गर्म हाथों में लिया और उसके मुंह के और अपने मुंह के पास ले जाकर गर्म सांसों से तपिश पहुंचाने लगा। पूर्वा को उससे सुकून मिल रहा था। मुंह खोले उसे देखने लगी। अभी गुस्सा कर रहा था और अब क्या कर रहा था। भीगी आंखें लिए सुकून से बैठी रही। एक बार भी हाथ खींचने की कोशिश नहीं की। उसकी बला से सारी रात लेकर बैठा रहे उसके हाथ। ईसा ने उसे देखा। वो आराम से बैठी उसी को देख रही थी। वो खज्जल सा होकर उसका हाथ छोड़ गया। ऐसा लग रहा था घर में बच्चा पाल लिया है मैंने। बेजार हो गया था वो एक ही दिन में। फारिग होकर उस तरफ आया तो वो अब सोफे पर नीम दराज नींद में झूल रही थी। उठो, जाकर रूम में सो। उसे जगाकर कमरे में भेजा। वो उठकर झूमती हुई कमरे में चली गई। शॉल वहीं सोफे पर पड़ी थी। वो बाल नोचता बाहर निकल गया। डोर अच्छे से लॉक करके कुछ देर के लिए अपने दिमाग से वो सब निकालता। खुद को रिलैक्स करना चाह रहा था। लिफ्ट से नीचे पहुंचकर गाड़ी में बैठा और आंधी तूफान की तरह वहां से चला गया। अपने मोबाइल का ग्लास सेट करवाया और लॉन्ग ड्राइव पर निकलकर खुद को रिलैक्स किया। हतीर लाला का ये काम किया है तो अब वो मेरे काम भी करेंगे। जरशा से रिश्ता तोड़कर आयरा से शादी करवाना अब उनका काम है। फ्रेश होते ही आइडिया मिल गया था। वो गुनगुनाता रात गए वापस लौटा तो काफ़ी हद तक गुस्सा ज़ाहिल हो चुका था।